नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ORN टाइम्स में। और आज की इस वीडियो में हम लोग जो डाउन टू अर्थ मैगजीन है उसका समरी देखेंगे और उसको कॉम्प्रिहेंसिवली हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। ये जो इशू है ये 16 जनवरी 2025 का है। अभी एक लेटेस्ट इशू भी आया, उसका भी हम लोग करेंगे, लेकिन इसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डाइजेस्ट पेज। आप लोगों को पता है डाइजेस्ट पेज क्या होता है? डाइजेस्ट पेज वो पेज होता है जहां पे हम लोग वो लोग बहुत बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे न्यूज में देते हैं, लेकिन हम लोग इसको उसका पूरा एनालिसिस देखेंगे। तो देखिए, जो पहला इसमें जो न्यूज था वो था प्रिजर्विंग ए वॉइस, ट्राइबल लैंग्वेज एंड एजुकेशन। इसमें दोस्तों एक छोटा सा न्यूज दिया हुआ था, वो था सीमा प्रकाश का, जो एक NGO चलाती हैं और वो मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट में जाती हैं, जहां पे वहां के ट्राइबल्स को ये माल न्यूट्रिशन और खाने का उनके बारे में अवेयर करने के लिए वो वहां गई थी। लेकिन वहां की जो कम्युनिटी, वहां की जो लैंग्वेज है, वहां पे दोस्तों कोड़कू लैंग्वेज बोली जाती है। ठीक है, कोड़कू लैंग्वेज बोली जाती है। लेकिन जब सीमा प्रकाश वहां जाती हैं तो उन्हें एक चैलेंज, लैंग्वेज बैरियर का सामना करना पड़ता है। तो फिर क्या करती हैं कि फिर वो पीपल लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया से कांटेक्ट करती हैं, और फिर पीपल लिंग्विस्टिक सर्वे जो है वो कोड़कू लैंग्वेज का उसको डॉक्यूमेंट करके उसका 500 वर्ड का डिक्शनरी बनाते हैं। ठीक है, ये पीपल लिंग्विस्टिक सर्वे। अब दोस्तों ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि इसको आप एज ए केस स्टडी आप लिख सकते हैं एग्जाम में। लेकिन यहां पे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसको हमें यहां पे समझना होगा, जो प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसमें वो है इंडेंजर्ड लैंग्वेज का। इंडेंजर्ड लैंग्वेज क्या होता है? तो देखिए, यूनेस्को जो है, यूनेस्को ने एक डेफिनेशन दिया है इंडेंजर्ड लैंग्वेज का, जिसमें उसने कहा कि कोई भी लैंग्वेज जो 10,000 लोगों से कम बोली जाती है, एनी लैंग्वेज विच इज स्पोकन बाय लेस देन 10,000 पीपल इज पोटेंशियली इंडेंजर्ड। ये इसका डेफिनेशन यूनेस्को ने दिया है। ठीक है, लेकिन इंडिया में भी 1971 के सेंसस के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह डिसाइड किया था कि कोई भी लैंग्वेज जो 10,000 लोगों से कम बोली जाती है उनको वो ऑफिशियल लिस्ट ऑफ लैंग्वेज में नहीं इंक्लूड करेगी। मतलब ऑफिशियल लिस्ट ऑफ लैंग्वेज में इंक्लूड नहीं करेगी, उनका रिकॉर्ड नहीं रखेगी वो उस तरह का। तो इसलिए इस तरह के लैंग्वेज का एक, मतलब कुल मिला के यूनेस्को का जो डेफिनेशन है उसी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉलो किया। बट यहां पे एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडेंजर्ड लैंग्वेज का डेफिनेशन नहीं दिया, ये यूनेस्को का दिया हुआ लैंग्वेज है। ठीक है, दिया हुआ डेफिनेशन है। ठीक है, और यहां पे ये जो यूनेस्को के हिसाब से ये जो 10,000 वाली बात है, वो 197 ऐसे लैंग्वेज हैं इंडिया में जो 10,000 लोगों से कम लोगों द्वारा बोली जाती है। ठीक है, यहां पे आप देख पा रहे हैं, यहां पे ये एक स्पेक्ट्रम है, जैसे हमारा जो थ्रेटेंड और वाइल्ड लाइफ स्पीसीज का होता है, वैसे यहां पे भी लैंग्वेज का भी एक स्पेक्ट्रम दिया हुआ है। सबसे पहला है सेफ, जो एनी मतलब नॉट इंडेंजर्ड। ठीक है, उसके बाद है वल्नरेबल, उसके बाद है डियरली इंडेंजर्ड। ठीक है, उसके बाद है सिवियरली इंडेंजर्ड, सॉरी ये डेफिनेटली इंडेंजर्ड है, सिवियरली इंडेंजर्ड और क्रिटिकली इंडेंजर्ड। उसके बाद है एक्सटिंक्ट। जब ये तीन से पार हो जाती है कोई लैंग्वेज तो वो कहां जाती है? एक्सटिंक्ट हो जाती है, वो भाषा लुप्त हो जाती है। ठीक है, अब यहां पे चूंकि मैंने कोड़कू लैंग्वेज का बात करा, तो कोड़कू लैंग्वेज के बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग कि कोड़कू है क्या, कोड़कू लैंग्वेज है क्या। तो देखिए, ये एक ऑस्ट्रियो एसिटिक लैंग्वेज है। अब ऑस्ट्रियो एसिटिक लैंग्वेज क्या है? ऑस्ट्रो एसिटिक लैंग्वेज एक ग्रुप है ना, लैंग्वेज का एक ग्रुप है जो नॉर्मली कहां बोली जाती है, जो यहां पे बोली जाती है ईस्ट एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, सॉरी साउथ ईस्ट एशिया में ये बोली जाती है। और हमारे इंडिया में जो ट्राइबल्स लोग हैं, जो ईस्टर्न इंडिया के खासकर ट्राइबल्स हैं, जैसे संथाल हो, है ना, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, यहाँ के जो ट्राइबल्स हैं वो ये भाषा बोलते हैं। तो देखिए, आप यहाँ पे देखिए कोड़कू, कोड़कू का यहाँ पे है, मतलब कोड़कू जो है ना सबसे वेस्टर्न मोस्ट लैंग्वेज है, वेस्टर्न मोस्ट देखिए ऑस्ट्रोएसिटिक लैंग्वेज है। और ये कहाँ बोली जाती है? ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर में बोली जाती है। ठीक है, गोंडी लोग नॉर्मली ये लैंग्वेज बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना चाहिए कि ऑस्ट्रो एसिटिक लैंग्वेज जो है वो मेनली कहां पे फैला हुआ है? साउथ ईस्ट एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया के कुछ पार्ट्स में। और ये हमारे देश में ट्राइबल्स के द्वारा बोली जाती है मेनली। नॉर्थ ईस्ट
में भी आपको बहुत सारे लैंग्वेज मिल जाएंगे जो ऑस्ट्रो एसिटिक फैमिली के हैं। और इसी तरह से अगर ये बोला जाए आपको कि इंडिया का सबसे बड़ा लैंग्वेज फैमिली कौन सा है, इंडिया का सबसे बड़ा देखा जाए तो इंडिया का सबसे बड़ा जो लैंग्वेज फैमिली है वो है तिब्बत, साइनो तिब्बतन। ठीक है, साइनो तिब्बतन। करीब करीब 40% लोग इंडिया के जो साइनो तिब्बतन लैंग्वेज के फैमिली के लैंग्वेज हैं वो बोलते हैं। ठीक है, यहां पे दोस्तों एक चीज और दिखाना था आपको कि लैंग्वेज की जब बात हो ही रही है तो यहां पे ये चीज ध्यान रखने वाली बात है कि आप देखेंगे कि इंडिया में ना टोटल कितने लैंग्वेज हैं ऑफिशियल, 22 हैं, जिसमें 9 लैंग्वेज जो हैं वो क्लासिकल लैंग्वेज हैं और 13 लैंग्वेज जो ऐसे हैं जो नॉन क्लासिकल लैंग्वेज। ठीक है, तो 22 लैंग्वेज जो है वो ऑफिशियल शेड्यूल 8 में लिस्टेड है। अब बात यह है कि एक लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज कब कहा जाता है? एक लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज तभी कहा जाएगा जब वो मिनिमम 3 क्राइटेरियाज को मीट करे। क्या क्या है ये क्राइटेरिया? पहला, हाई एंटिक्विटी, मतलब पुरानी होनी चाहिए अच्छी खासी। दूसरा, ओरिजिनलिटी, मतलब वो ओरिजिनल लैंग्वेज होना चाहिए, किसी लैंग्वेज का डायलेक्ट नहीं होना चाहिए। और तीसरा है डिस्टिंक्ट लिटरेरी हेरिटेज, मतलब इस लैंग्वेज का एक डिस्टिंक्ट लिटरेरी होना चाहिए, मतलब ये इसका जो जितना लैंग्वेज पुराना है और इसका जो लिटरेरी हिस्ट्री है ये भी पुरानी होनी चाहिए, तभी तो हेरिटेज बनेगा ना। तो ये तीनों जो है, अगर कोई लैंग्वेज इन तीनों क्राइटेरिया को मीट करता है तो उसको हम लोग क्लासिकल लैंग्वेज बोलेंगे। एज ऑफ नाउ हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 9 ऐसे लैंग्वेज हैं जो क्लासिकल लैंग्वेज माने जाते हैं। चलिए, ये हो गया लैंग्वेज वाली बात। अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे, हाँ एक चीज और, यहाँ पे हमने देखा कि एक पीपल लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया आपने देखा पहले मेंशन हुआ है। देखने में तो दोस्तों ये लग रहा है कि यार ये कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही एंटिटी होगी, राइट? जैसे जैसे आपका सर्वे ऑफ इंडिया है ना, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसी तरह से ये कुछ ऐसा लग रहा है कि पीपल लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड ही हो सकती है। और दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जब आप लैंग्वेज के बारे में पढ़िएगा ना तो ये पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया काफी इंपॉर्टेंट एक है। ठीक है, ये क्या है? एक तरह का सर्वे है जो एक एनजीओ करती है जिसका नाम है भाषा रिसर्च एंड पब्लिकेशन सेंटर। ये एक काफी इंपॉर्टेंट एनजीओ है लैंग्वेज के सेक्टर में। तो जब अगर एनजीओ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आता है मेंस में तो आप इसका मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, भाषा रिसर्च एंड पब्लिकेशन सेंटर जो एक एनजीओ है जो लिटरेरी सेक्टर में काम कर रही है, लैंग्वेज सेंटर में काम कर रही है। और ये जो सर्वे था ये 2010 में शुरू किया गया था और इसका काम था कि जो भी भाषाएं बोली जा रही है इंडिया में उसके बारे में नॉलेज को अपडेट करना। ठीक है, और इसने इस सर्वे के थ्रू इस एनजीओ ने आइडेंटिफाई किया है कि इंडिया में करीब करीब 780 लैंग्वेज बोले जाते हैं, जिसमें 197 लैंग्वेज कैसे थे? 197 लैंग्वेज जो यूनेस्को ने बताया कि वो इंडेंजर्ड थे, मतलब 10,000 लोगों से कम बोले जा रहे हैं। तो दोस्तों चूंकि ये लिटरेरी और फिलॉसफी और इन सब से जुड़ा हुआ, सोसाइटी से जुड़ा हुआ है, तो आजकल के आप ऐसे में देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे इस तरह के एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स आ रहे हैं मेंस के ऐसे में। तो यहाँ पे एक टॉपिक हमें मिला था अभी कोट कि कल्चर इज कंजर्व बाय लैंग्वेज। ठीक है, जो B.R. अम्बेडकर ने कहा था। तो इस तरह का देखिएगा आपको डायरेक्ट भी मिल सकते हैं कोट ऐसे में, तो उसका ध्यान रखिएगा कि ये B.R. अम्बेडकर ने दिया था क्या, कि कल्चर इज कंजर्व बाय लैंग्वेज। चलिए अब अगले न्यूज की ओर चलते हैं जो डाइजेस्ट में मेंशन है, वो है यूरोप फेसेस रशियन नेचुरल गैस सप्लाई कट्स। इसमें दोस्तों ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें यही है कि रशिया ने कहा है कि वो जनवरी 1 2025 तक जितने भी गैस ट्रांजिट एग्रीमेंट्स हैं उनको खत्म कर देगा। ठीक है, इसके बदले में यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर जो हैं डैनियल सैमुअल, उन्होंने भी कहा कि यूक्रेन भी अपनी डिपेंडेंसी, या यूक्रेन कोशिश करेगा कि रशिया पे डिपेंडेंसी ना रहे यूरोप की। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये डेवलपिंग स्टोरी है तो इसको वहीं रहने देते हैं। ठीक है, हाँ तीसरा न्यूज जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए भी, खासकर प्रीलिम्स के लिए। क्या है? राइजिंग केसेस ऑफ सेवियर इलनेस अमंग ह्यूमंस। देखिए एवियन इन्फ्लुएंजा जो है ना, ये न्यूज ये है कि एवियन इन्फ्लुएंजा जो है वो जानवरों में तो हो ही रहा है और अब इंसानों में भी फैल रहा है, पहला ऐसा नहीं था। अभी इसका पूरा एनालिसिस करेंगे हम लोग। तो पहले न्यूज का देख लेते हैं कॉन्टेक्स्ट क्या है। न्यूज का कॉन्टेक्स्ट ये है कि यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन जो है उनको अभी कुछ ह्यूमंस में इंफेक्शन मिला जो काफी सेवियर है। एक्चुअली एक पेशेंट मिला है
जो कनाडा का रहने वाला है, टीनेजर ही है, इस सीडीसी ने वहां पे उस बच्चे में इस एवियन इन्फ्लुएंजा का बहुत सेवियर वहां पे इन्फेक्शन देखा है, और उसने ये आगाह किया है कि ऐसे आउटब्रेक्स ह्यूमंस में भी हो सकते हैं। ठीक है, और ये जो एवियन इन्फ्लुएंजा होता है वो होता है H5N1 स्ट्रेन के चलते। ये एक वायरस है H5N1, इसको हम लोग अभी देखेंगे कि H5N1 स्ट्रेन क्या है। ये नॉर्मली बर्ड्स और एनिमल्स में होता है। ग्लोबली ऐसा है कि ग्लोबली ये 800 से ज्यादा वाइल्ड बर्ड्स में ये पाया जाता है। ठीक है, और बहुत से कंट्रीज जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जो इस तरह के जो एनिमल्स लाइव स्टॉक में काफी डेवलप्ड है, उनको ये इस वायरस ने परेशान कर रखा है। ठीक है, आइए इसके बारे में थोड़ा और भी डिटेल में देखते हैं। तो देखिए, H5N1 जैसे कि मैंने बताया कि एक इन्फ्लुएंजा एक तरह का वायरस है जिससे इन्फेक्शियस रिस्पिरेटरी डिजीज होता है बर्ड्स में, और इस वजह से इसको बर्ड फ्लू भी कहा जाता है। आपने बहुत बार सुना होगा कि चिकन मत खाओ, अभी बर्ड फ्लू चल रहा है, तो वो यही है H5N1 जो स्ट्रेन है, इसी को बर्ड फ्लू हम लोग कहते हैं। और ये मैमल्स में भी होता है, बर्ड्स में भी होता है, और ह्यूमंस में भी पाया जाता है। हालांकि ह्यूमंस में इन्फेक्शन उतना सीवियर नहीं होता। ठीक है, इसका सबसे पहले अगर इन्फेक्शन की बात करें तो ये 1996 में एग्जिस्टेंस में आया। 1996 में पहली बार इसका इन्फेक्शन नोट किया गया, देखा गया, और तब से लेकर अभी तक ये बर्ड्स में खासकर बहुत ज्यादा कभी कभी आउटब्रेक्स देखने को हमें मिल जाता है। 2020 से एक इसका वेरिएंट है जो पोल्ट्री को बहुत ज्यादा इन्फेक्ट कर रहा है, जो हमारी पोल्ट्री होती है ना, वाइल्ड बर्ड्स और पोल्ट्री, इसको परेशान किया हुआ है। हालांकि ह्यूमन में भी तो ये होता है, लेकिन ह्यूमन में काफी रेयर है। ठीक है, और इसलिए ह्यूमन में ये कहा गया कि वैक्सीन आर नॉट रिकमेंडेड। ऐसा वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन में दोस्तों कुछ कंट्रीज हैं जिन्होंने वैक्सीन डेवलप की है। ठीक है, लेकिन वो बर्ड्स के लिए है या एनिमल्स के लिए है, वो ह्यूमंस के लिए नहीं है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO का कहना है कि भाई ह्यूमन में इन्फेक्शन हो तो रहा है, लेकिन बनाने की जरूरत नहीं है। वी डोंट नीड वैक्सीन फॉर ह्यूमन इन्फेक्शन ऑफ H5N1। ठीक है, तो ये तो बात हो गई H5N1 की। लेकिन दोस्तों इन्फ्लुएंजा वायरस का क्या, इसको भी देख लेते हैं कि इन्फ्लुएंजा वायरस, क्योंकि ये इस तरह के जो क्वेश्चंस है ना वो आपको प्रीलिम्स में देखने को मिलेंगे ही। पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है उसको कभी इग्नोर मत करो, प्रीलिम्स में वो आता ही आता है। ठीक है, पब्लिक हेल्थ का जो क्वेश्चन होता है ना वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। पब्लिक हेल्थ का जो क्वेश्चन होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, उसको कभी इग्नोर मत करो, पब्लिक हेल्थ या फिर लाइफ स्टॉक हेल्थ वगैरह। तो देखो, इन्फ्लुएंजा वायरस की जो बात कर रहे थे, इन्फ्लुएंजा वायरस में 4 तरह के इसके स्ट्रेन होते हैं, 4 टाइप्स के इन्फ्लुएंजा वायरस होते हैं, जिसको हम लोगों ने नाम दिया है A, B, C एंड D। ठीक है, इन्फ्लुएंजा A और B जो है ये सीजनल एपिडेमिक्स करते हैं लोगों में, जिसको फ्लू सीजन कहते हैं। ठीक है, लेकिन केवल इन्फ्लुएंजा A वायरस ही ऐसा है जो फ्लू पैंडेमिक क्रिएट कर सकता है। मतलब A की जो वायरलिटी है वो काफी ज्यादा है B से। हालांकि A और B दोनों मिलके जो सीजनल फ्लू होता है हमारा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन A जो है ना वो काफी वायरल है, मतलब वो काफी ज्यादा तेजी से फैलता है। इस वजह से फ्लू पैंडेमिक जो होता है वो इन्फ्लुएंजा A की वजह से होता है, ना कि B की वजह से। तो दोस्तों ये जो इन्फ्लुएंजा वायरस है इनको भी हम लोग सब टाइप्स में डिवाइड करते हैं। जैसे A B C D तो हो गया, लेकिन इसके भी सब टाइप्स हैं। A के सब टाइप्स हैं, B के सब टाइप्स हैं, C के सब टाइप्स हैं, D के सब टाइप्स हैं। लेकिन ये सब टाइप्स क्लासिफाइड कैसे किया जाता है, कैसे क्लासिफाई किया जाता है इनको? तो इनको देखो, वायरस के सरफेस पे 2 प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, उन प्रोटीन का नाम है हेमाग्लूटिनिन और न्यूरामिनिडेज। ठीक है, हेमाग्लूटिनिन और न्यूरामिनिडेज, इन दोनों H और N जो कहते हैं, इन्हीं 2 प्रोटीन्स के बेसिस पे हम लोग इनके सब टाइप्स को, H5N1 क्या है, एक सब टाइप है। अगर आप देखेंगे तो H5N1 क्या है, एक सब टाइप है। ठीक है, आगे देखेंगे हम ABCD में से किसका है, लेकिन ये सब टाइप्स हैं। ठीक है, और इसी तरह के 18 तरह के डिफरेंट हेमाग्लूटिनिन होता है और 11 डिफरेंट न्यूरामिनिडेज होता है। ये जो प्रोटीन्स हैं ये 18 टाइप के H वाले होते हैं, और न्यूरामिनिडेज जो होता है वो 11 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ठीक है, H1 से लेकर H18 तक और N1 से लेकर N11 तक। तो ये इनके बेसिस पे सब टाइप्स हम लोग बताते हैं। तो A और B का तो हमने बता दिया कि A और B जो है वो ह्यूमन में इन्फ्लुएंजा जो सीजनल फ्लू होता है उसको बताते हैं, और
इन्फ्लुएंजा ए जो होता है वो काफी वायरल होता है, उसी से मेनली पैंडेमिक फैलते हैं। दोस्तों इन्फ्लुएंजा सी जो है वायरस, ये इन्फेक्शन जनरली कॉज माइल्ड इलनेस एंड नॉट थॉट टू कॉज ह्यूमन एपिडेमिक। मतलब ठीक है, इन्फ्लुएंजा सी भी करता है लेकिन बहुत ही माइनर है, मतलब इतना माइनर कि उतना ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। और जो डी है ना दोस्तों, डी है वो वही जो है वो प्राइमरली अफेक्ट करता है एनिमल्स को। तो जो ये H5N1 है, ये किसका सब टाइप है? ये इन्फ्लुएंजा डी का सब टाइप है, जो मेनली एनिमल्स और बर्ड्स को कॉज मतलब इलनेस करता है, ह्यूमंस में नहीं करता। तो ये आपको याद हो गया कि ए बी सी डी क्या है, इन्फ्लुएंजा के कौन से ये टाइप्स हैं और इनमें हर टाइप का क्या क्या रोल है। ठीक है, और इसके सब टाइप्स भी बता दिए हमने कि इनमें दो प्रोटीन पाए जाते हैं, हेमाग्लूटिनिन और न्यूरामिनिडेज। इन्हीं दो प्रोटीन्स के बेसिस पे हम इनके सब टाइप्स को क्लासिफाई करते हैं। खैर चलिए, इसके बाद अब अगला न्यूज देखते हैं। अगला न्यूज क्या है? अगला न्यूज है कि डाउन टू अर्थ ने इसमें बताया है कि अनसर्टिनिटी जो है अनसर्टिनिटी प्रिवेल्स ऑन इंडियाज पुअर पॉपुलेशन। अभी क्या हुआ था कि डाउन टू अर्थ ने एक राइट टू इंफॉर्मेशन सबमिट करा था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट को, और पूछा गया था कि कितने लोग जो हैं वो पॉवर्टी के अंदर रह रहे हैं। तो मिनिस्ट्री से जवाब ये आया कि 2011-12 के एस्टिमेट के अनुसार, यहां पे ध्यान दीजिए ये लेटेस्ट नहीं है, 2011-12 के एस्टिमेट के अनुसार करीब करीब 270 मिलियन लोग, 269.78 मिलियन, मतलब 270 मिलियन लोग अभी जो है गरीबी में रह रहे हैं, मतलब 2011-12 से, ये अपडेटेड डेटा नहीं है। मिनिस्ट्री ने यह भी बताया कि पॉवर्टी डेफिनेशन और डेटा कलेक्शन प्रोसेस अभी अंडर रिव्यू है। मतलब हम लोगों ने अभी पॉवर्टी का डेफिनेशन भी कोई अपडेटेड डेफिनेशन नहीं लाए हैं, और जो डेटा कलेक्शन प्रोसेस है वो भी अंडर कंसिडरेशन है, अंडर रिव्यू है, मतलब अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है। मतलब अभी जो डेफिनेशन हम लोग देखेंगे कि अभी एग्जिस्टिंग में हम लोग कौन सा डेफिनेशन यूज कर रहे हैं, राइट। तो यहां पे डाउन टू अर्थ का यही कहना है कि लैक ऑफ अपडेटेड स्टैटिस्टिक क्रिएट अनसर्टेनिटी एंड अराउंड पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, क्योंकि आपको पता है कि बहुत ज्यादा इंक्लूजन एक्सक्लूजन एरर हो सकता है। ठीक है, अगर आपके पास डेटा ही नहीं रहेगा कि कौन गरीब है और कौन अमीर है, किसको मिलना चाहिए किसको नहीं मिलना चाहिए, तो आप कैसे डिसीजन लोगे? ऑब्वियसली पॉलिटिसाइजेशन भी बहुत ज्यादा होगा, और वेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस। क्यों? क्योंकि टारगेटिंग बेटर नहीं होगा, आपके पास डेफिनेशन ही नहीं है, आपके पास डेटा ही नहीं है, तो आप कैसे टारगेट करोगे पुअर्स को, है ना। तो इसलिए ये जो इंडिया की जो रिड्यूसिंग पुअर्टी रिड्यूसिंग जो एमडीजी में अभी मेंशन्ड है, सॉरी एसडीजी में, उसमें उसको अफेक्ट करेगा, ये वेलफेयर स्कीम्स के इंप्लीमेंटेशन को, इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन को अफेक्ट करेगा। चलिए इसको आगे देखते हैं कि अभी हम लोग अब देखते हैं कि पॉवर्टी डेफिनेशन जो है वो इंडिया में क्या है। पॉवर्टी डेफिनेशन अभी इंडिया में, अगर 2011-12 का डेटा है तो ऑब्वियसली पुरानी डेफिनेशन है, तो कौन सी वो डेफिनेशन है, आइए देखते हैं। देखिए अभी 11-12 की बात ही हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग कहीं कुछ लेटेस्ट नहीं जा रहे हैं। तो 11-12 में वर्ल्ड बैंक का कहना था कि इंडिया अकाउंटेड फॉर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल इन 2012। सबसे ज्यादा जो विश्व में गरीब लोग थे वो कहां थे? इंडिया में थे। ठीक है, लेकिन हालांकि डेटा तो ऑफिशियल डेटा तो अपडेट नहीं हुआ है, जैसे कि आरटीआई में मिनिस्ट्री ने बताया, लेकिन जुलाई 2018 में ना वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक नाम की एक थिंक टैंक है, उसने सर्वे कराया था इंडिया में, और उसका कहना था कि कम से कम इंडिया का जो पॉपुलेशन है उसका 5.3% जो होता है 70.6 मिलियन इंडियंस, मतलब 7 करोड़ लोग, है ना, लिव्ड इन एक्सट्रीम पॉवर्टी। ठीक है, ये आप मेंशन कर सकते हैं मेंस के आंसर राइटिंग में, अगर आप इसको ऐसी चीजें इंक्लूड करेंगे तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे, 2-3 मार्क्स तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, बिकॉज इट शोज योर अवेयरनेस विद द थिंग्स। तो क्या है कि जुलाई 2018 में वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक एक थिंक टैंक है वियना बेस्ड, उसने कंडक्ट कराया सर्वे, और उसमें पाया गया कि कम से कम इंडिया के कम से कम 5.3% लोग तो ऐसे हैं जो एक्सट्रीम पॉवर्टी में है, और इंडिया के पॉपुलेशन के हिसाब से 5.3 पॉपुलेशन कितना होता है? 70.6 मिलियन। तो इतने लोग तो कम से कम हैं ही गरीब, और एक्सट्रीम गरीब हैं। इसी के साथ नीति आयोग ने भी अभी 2023 में ही एक निकाला था नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ठीक है, और उसके हिसाब से कम 14.96%, मतलब 15% इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो अभी भी मल्टी डायमेंशनली पुअर है। दोस्तों मैंने ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी क्या होती है इसके बारे में मैंने डिटेल नोट बनाया है, और मैं इस पे एक वीडियो भी बनाऊंगा,
तो आप लोग देख लीजिएगा वो वीडियो, इसमें मैंने पूरा ओरिजिनल रिपोर्ट पढ़ के वो नोट्स बनाया। तो मल्टी डायमेंशनल वाला जो कॉन्सेप्ट है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का जो कॉन्सेप्ट है, मेनली डिप्राइवेशन पे बेस्ड है कि डिप्राइव्ड कितने हैं लोग, और वो स्टेट लेवल पे भी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी है। तो उसको मैं बनाऊंगा अभी आने वाले दिनों में, तो आप देख लीजिएगा, बहुत जल्दी बनाने वाला हूं, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसी इंडेक्स के हिसाब से बिहार जो है वो सबसे ज्यादा, बिहार में सबसे ज्यादा गरीबी है, और कम से कम यहाँ 33.76%, मतलब अराउंड 34% लोग ऐसे हैं जो काफी ज्यादा गरीब है, ठीक है, काफी ज्यादा गरीब है। वहीं केरला सबसे टॉप पे है, केरला में मात्र 0.55% ही लोग जो है मल्टी डायमेंशनली पुअर। तो दोस्तों ये तो हो गया 2012 के आंकड़े के बेसिस पे, या फिर जो भी अभी करंट चल रहा है इंडिया के पॉवर्टी के बारे में, इसके बारे में। अब आइए देखते हैं कि इंडिया का जो डेफिनेशन है पॉवर्टी का वो क्या है, क्योंकि मिनिस्ट्री ने तो बोल दिया कि भैया हम लोग अभी डेफिनेशन पे काम कर रहे हैं। तो ठीक है, अभी काम कर रहे हैं, तो अभी तक का क्या है ये तो बताओ। तो अभी तक का ये है कि दोस्तों अभी वाला जो डेफिनेशन है वो अभी भी तेंदुलकर मेथोडोलॉजी जो प्लानिंग कमीशन के द्वारा किया गया था उसी पर बेस्ड है, ठीक है, उसी पे बेस्ड है। और जो ये कहा था कि जो कंजप्शन और एक्सपेंडिचर पे बेस्ड था, मतलब तेंदुलकर साहब का ये कहना था कि भैया गरीब वही है, एक बास्केट उन्होंने तय किया कि ये बास्केट है, इसमें इतनी सारी चीजें हैं जो मिनिमल एक अच्छी लाइफ जीने के लिए जरूरी है। वो जो भी लोग हैं अगर उसको कंज्यूम कर पा रहे हैं तो दे आर नॉट पुअर, दे आर नॉट डिप्राइव्ड। और अगर वो उतने मिनिमम चीजों का भी कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं, दैट मीन्स दे आर पुअर। तो हमारा जो था, अगर क्वेश्चन आ जाए आपको मान लो कहीं भी किसी भी एग्जाम में कि इंडिया का जो पॉवर्टी डेफिनेशन है वो किस पे बेस्ड है, तो वो हमारा कंजप्शन या एक्सपेंडिचर मेथड पे बेस्ड है, ना कि इनकम मेथड पे, ठीक है। हमेशा कंजप्शन और एक्सपेंडिचर की एक मिनिमल बास्केट ऑफ गुड्स का कंजप्शन किया जा पा रहा है या नहीं किया जा पा रहा है, ठीक है। सर्टेन गुड्स में एक जो भी टाइम मान लो, एक कोई भी पीरियड है, उसके अंदर वो कंज्यूम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। उस हिसाब से हम लोग पुअर लोगों का क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। उस हिसाब से 2007 में, ठीक है, 2007 से इंडिया ने ये एक नंबर सेट किया है, वो है 26 रुपए एक दिन का रूरल एरियाज में, और 32 रुपए एक दिन का अर्बन एरिया में। अगर आप इतना कमा पा रहे हो तो यू आर नॉट पुअर, यू आर नॉट पुअर। मतलब कितना, 32 रुपए अर्बन में और 26 रुपए रूरल में, ठीक है। अब बात करते हैं ग्लोबल डेफिनेशन की। ये तो इंडिया की डेफिनेशन हो गई कि 26 रुपए अगर आप कमा रहे हैं दिन का और 32 रुपए अर्बन में कमा रहे हैं तो आप गरीब नहीं हैं, और एक मिनिमल जो सॉरी ये कमाने का नहीं है, ये खर्च करने की बात है, कितना खर्च करना है, क्योंकि हमारा एक्सपेंडिचर उस पर बात बेस्ड है। तो अब है कि ग्लोबल डेफिनेशन क्या है। तो ग्लोबल डेफिनेशन का देखिए ये है कि ग्लोबल डेफिनेशन जो है ना वो इनकम बेस्ड पे है, वो इंडियन सिस्टम से अलग है। इंडियन सिस्टम है एक्सपेंडिचर या कंजप्शन पे, लेकिन ये ग्लोबल सिस्टम जो है वो है इनकम बेस्ड। तो वर्ल्ड बैंक के अनुसार, जो वर्ल्ड बैंक ने एक इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन सेट किया है जिसमें कहा, जो कि परचेसिंग पावर पैरिटी पे भी बेस्ड है, पीपीपी जो कहता है ना, पीपीपी इस पे बेस्ड है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हर देश में एक अलग अलग सिस्टम होगा, हर इकोनॉमी सिस्टम अलग होगी, तो परचेसिंग पावर पैरिटी तो देखना ही पड़ेगा। तो पीपीपी पे बेस्ड है, और वो फिगर है $1.25 पर डे। अगर आप इतना कमा रहे हो तो आप यू आर नॉट पुअर अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक। तो $8.25 कितना हो जाएगा, अभी देख लो आप 80 रुपए के हिसाब से, 80 रुपए और उसका एक चौथाई मतलब 20 रुपए, और मतलब 100 रुपए, 100 रुपीज। तो उससे तो हमारा बहुत कम है यार, मतलब 26 रुपए, 32 रुपए, मतलब ये हालांकि एक्सपेंडिचर का है, लेकिन फिर भी यार 100 रुपए तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ कंट्रीज के भी लिखे हुए हैं कि कुछ कंट्रीज का कैसा है, जैसे इंडिया का तो 0.5, क्योंकि 50 रुपए मान के चलो 2017 से। ये ईयर भी याद रखना, क्योंकि हो सकता है कि यूपीएससी के प्रीलिम्स में ना ये स्टेटमेंट में ये ईयर वाला भी इंक्लूड कर दे कि इंडिया ने 2017 में किया था। तो ये सॉरी 17 नहीं होगा, ये 7 होगा, सॉरी, ठीक है। ये 17 ही होगा, सॉरी। चाइना का $1 है 2011 में, नाइजीरिया का भी 0.4 है 2011 में, और यूनाइटेड स्टेट्स का $14 है, 2005 से इन्होंने अडेप्ट किया। दोस्तों यहाँ पे आपने एक चीज देखा होगा कि जितने
जितने डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ठीक है, जितने जैसे डेवलप्ड कंट्रीज में डेवलपमेंट में जो आगे जा पा रहा है उसका कम हो जा रहा है, ठीक है, डेवलपमेंट में जो आगे ऊपर जा रहा है उसका ज्यादा हो जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, और जो जितना लीस्ट डेवलप है उसका जो है ना वो उतना ही कम है। तो ये इसको याद रखिएगा, ठीक है। चाइना का $1 है, इंडिया का 0.5। तो अगर ये कर दे कि नहीं पॉवर्टी लाइन जो है चाइना का इंडिया से कम है, विच इज नॉट ट्रू। तो आप हमेशा ये डेवलपमेंट वाला फंडा याद रखिएगा। चलिए अब आगे की न्यूज चलते हैं। और एक न्यूज है ऑयल स्पिल इन द ब्लैक सी। ब्लैक सी में इसका कॉन्टेक्स्ट न्यूज का यही है कि दो टैंकर्स आपस में भिड़ गए और उससे ऑयल स्पिल हो गया ब्लैक सी में, ठीक है। तो ये तो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट तो क्या ही कहूंगा, ये तो आप समझ ही रहे हैं, एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि ऑयल स्पिल के लिए क्या है, ऑयल स्पिल किस तरह से। तो ये ऑब्वियस सी बात है, सबको अफेक्ट करता है, बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट करता है, मरीन एंड कोस्टल इकोलॉजी को अफेक्ट करता है। तो ये सब बोल बच्चन है, मतलब मन की बात करके आप ऐसा लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए खासकर, वो है ब्लैक सी के लोकेशन को समझना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे नॉर्मली सबसे इंपॉर्टेंट तो है यहाँ पे स्टेट, क्योंकि स्टेट बहुत सारे हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि ब्लैक सी के कितने कोस्ट, मतलब कितने जिनकी बॉर्डर्स हैं वो ब्लैक सी के इससे लगती है, ब्लैक सी से लगती है। तो पहला है ऑब्वियस सी बात है रशिया और यूक्रेन, तो आपको पता रहेगा क्योंकि आप ऑलरेडी इतने ज्यादा न्यूज में हैं क्राइमिया को लेकर कि ये तो दोनों याद रहेगा। टर्की भी याद रहेगा क्योंकि ये तीनों काफी सिंपल गैस हैं, रशिया, यूक्रेन और टर्की। तो ये याद रखिएगा कि ब्लैक सी से जो जिनका बॉर्डर मिलता है वो करीब 6 स्टेट ऐसे हैं, ठीक है। तो 3 तो हो गया, टर्की, रशिया, यूक्रेन। बाकी के 3 आपको याद रखने पड़ेंगे, जो है रोमानिया, बुल्गारिया और जॉर्जिया, ठीक है। यहां पे एक चीज याद रखिएगा कि यहां पे ऐसे स्टेटमेंट दे सकता है कि जॉर्जिया जो है वो वेस्टर्न में और रोमानिया जो है वो ईस्टर्न में। ये याद रखिएगा कि इसके ईस्ट में 3 है, टर्की, जॉर्जिया और रशिया। दोस्तों लोकेशन वाले ना सारे क्वेश्चंस को काफी सीरियसली लेना। लोकेशन इज नॉट इजी। आपको देख के लगेगा कि हाँ भाई अब मेरा ब्लैक सी कंप्लीट हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको जब क्वेश्चन पूछेंगे ना, ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि बहुत बारी होता है कि आपको लगता है कि ये तो मेरा डन है, ठीक है, ये मैं समझ गया 6 स्टेट्स हैं जिनका बॉर्डर लगता है, ठीक है, यूक्रेन, रशिया, टर्की, जॉर्जिया, रोमानिया, बुल्गारिया। लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट कर दे ना कि जॉर्जिया को इधर भेज दे और रोमानिया को इधर कर दे, ऐसा सेंटेंस दे दे, स्टेटमेंट दे दे, मान लो कि द रोमानिया इज द ईस्टर्न कोस्टल स्टेट ऑफ ए कोस्टल कंट्री ऑफ ब्लैक सी व्हिच शेयर इट्स बॉर्डर विद ब्लैक सी, तो आपका दिमाग वहां एग्जाम हॉल में घूम जाएगा। तो इसलिए हमेशा कोई भी मैप का देखिए, खासकर ऐसे हॉटस्पॉट ब्लैक सी टाइप जहां पे बहुत कुछ चीजें चल रही हैं, इंटरनेशनल चीजें, उनको बढ़िया से रिवीजन करके जाइए, बार बार देखिए। प्रीलिम से पहले 1-2 महीना तो बिल्कुल एकदम जान लगा दीजिए, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन तो आना ही आना है मैप से, ठीक है। तो चलिए ये हो गया यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया, टर्की, बुल्गारिया और रोमानिया, ठीक है। ये 6 स्टेट हैं जो जिनका बॉर्डर लगता है ब्लैक सी से। अब आइए अब थोड़े सीज को देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले है सी ऑफ अजोब, जो किसके किसके बीच है, रशिया के बीच में और यूक्रेन के बीच में। यहां एक चीज और, यहां पे एक गल्फ भी है जिसका नाम है टैंगरोंग गल्फ, जो रशिया में है पूरी तरह से, है ना। सी ऑफ अजोब, और यहां पे है रशिया के इधर है, ब्लैक सी के इधर है सी ऑफ मरमरा, उसके बाद है एगेन सी। तो 3 सी यहां पे आपको नजर आ रहा है, एक हो गया एगेन सी, सी ऑफ मरमरा और सी ऑफ अजोब। ये 3 सी है यहां पे जो आपको याद रखने चाहिए, ठीक है। अब जब सीज हैं, ब्लैक सी है, तो एक दूसरे से कनेक्टेड होगा तो क्या होगा, स्टेट होगा। तो स्टेट भी कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट है, उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए यहां पे है ये कर्च स्टेट, ठीक है, यहां पे बॉस्फोरस स्टेट और यहां पे डांडलेस स्टेट। डांडलेस स्टेट किसको किसको कनेक्ट कर रहा है, एजेंट सी को और सी ऑफ मरमरा को, ठीक है। इसी तरह से बॉस्फोरस स्टेट किसको कर रहा है, बी से ब्लैक, बी से बॉस्फोरस, सी ऑफ मरमरा को और ब्लैक सी को। सिमिलरली कर्च स्टेट जो है वो किसको कनेक्ट कर रहा है, सी ऑफ अजोब को और ब्लैक सी को। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट हॉटस्पॉट है ग्लोबल, अभी इसको जरूर से जरूर आप देख के जाना,
ठीक है, मैं वैसे ये पीडीएफ जो है मैं अपने टेलीग्राम लिंक पे दे दूंगा, आप उसको जरूर से जरूर इसको आप देख लेना। ठीक है, चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज है दोस्तों वो है यूरोपियन पार्लियामेंट एंड डिफॉरेस्टेशन। कि यूरोपियन पार्लियामेंट एक लॉ लाने वाली थी डिफॉरेस्टेशन के ऊपर, लेकिन जिसको अभी पोस्टपोन कर दिया गया है। ठीक है, दिसंबर 2025 में लाने वाली थी, लेकिन उसको अभी पोस्टपोन कर दिया गया है। ठीक है, तो डिफॉरेस्टेशन पे अब डिफॉरेस्टेशन ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि बस डिफॉरेस्टेशन एक लॉ, लेकिन डिफॉरेस्टेशन एज अ कॉन्सेप्ट एज अ टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिफॉरेस्टेशन एंड डिजर्टिफिकेशन, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। डिजर्टिफिकेशन, खैर अब डिफॉरेस्टेशन का सबसे पहले हम लोग एक्सटेंट देख लेते हैं कि कितना सीवियर प्रॉब्लम है ये। तो मैं आपको एक पर्सपेक्टिव दे देता हूं कि सिंस द एंड ऑफ द लास्ट आइस एज कब खत्म हुआ था? आज से 10,000 साल पहले। तब से लेकर आज तक हम लोग अपने जितने भी फॉरेस्ट थे अपने हमारे अर्थ पे, उसका 1/3 हिस्सा जो है ना वो हम लोग लूज कर चुके हैं। वो हम लोग लूज कर चुके हैं 1/3, सोचिए। और वो भी तब जब हम लोग इतने दिनों में हमारा डेवलपमेंट कुछ था नहीं। डेवलपमेंट तो हमारा 1920 सेंचुरी से ही शुरू हुआ है, उससे पहले तो क्या ही था, है ना? तो ये हाल है। तो सोचिए अभी हम लोग आगे आने वाले टाइम पे क्या करने वाले हैं। जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उसका टॉप मोस्ट रीजन बताया गया है कैटल रियरिंग को। कैटल रियरिंग वाज द लीडिंग कॉज ऑफ ग्लोबल डिफॉरेस्टेशन फॉलोड बाय द कल्टीवेशन ऑफ ऑयल सीड। ऑयल सीड का कल्टीवेशन दूसरा दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन है। पहला है कैटल रियरिंग, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबल फैक्टर। सेकंड बिग रिस्पॉन्सिबल फैक्टर इज कल्टीवेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, और थर्ड है लॉगिंग। तो आपको अगर पूछे कि टॉप 3 रीजंस क्या हैं डिफॉरेस्टेशन के, तो सबसे पहला है कैटल रियरिंग, सेकंड इज कल्टीवेशन ऑफ ऑयल सीड्स एंड थर्ड इज लॉगिंग। ठीक है, तो देखिए यहां पे अगर सेंटेंस कुछ इस तरह से दे दे कि लॉगिंग इज द टॉप मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर डिफॉरेस्टेशन, तो काफी लॉजिकल लगता है भाई। नहीं आपको लगे हाँ यार लॉगिंग मतलब पेड़ काटना है ना, लकड़ी काटना, तो लकड़ी काटना होगा तभी तो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, बट दिस इज रॉन्ग। ठीक है, पहला क्या है कैटल रियरिंग एंड सेकंड इज व्हाट, कल्टीवेशन ऑफ ऑयल सीड। चलिए दोस्तों यहां पे देखिए ये मैंने एक ग्राफ लगाया है। ये ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ है, मतलब आप इसको ऐसे में आंसर मेंस आंसर राइटिंग में कहीं भी आप यूज कर सकते हैं। इसमें देखिए दिखाया गया है कि ये जो लाइन है ना ये डेवलपमेंट की लाइन है, और ये जो कर्व है ये डिफॉरेस्टेशन का कर्व है। तो देखिए डिफॉरेस्टेशन कैसे प्रोग्रेस करता है, जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ेगा ये थोड़ा थोड़ा कम होगा, फिर बहुत ज्यादा स्टीप हो जाएगा, और फिर जैसे जैसे आपका डेवलपमेंट लेवल सही होगा डिफॉरेस्टेशन भी सही होगा, और एक पॉइंट के बाद फिर रिफॉरेस्टेशन में बदल जाएगा। ठीक है, इसमें पॉपुलेशन भी ऑब्वियसली फैक्टर होगी ही होगी। तो ये आप अगर इसको आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में इंक्लूड करोगे ना तो आपको 1-2 मार्क्स ज्यादा मिल जाएंगे। मेरा जब भी मैं ये वीडियो बना रहा हूं, जैसे अभी तो डाउन टू अर्थ है, इसके बाद ज्योग्राफी एंड न्यू भी आएगा, फ्रंटलाइन भी आएगा, तो जितने भी मैगजीन्स इंपॉर्टेंट मैगजीन्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मुझे लगता है कि मैं आप लोगों को ला के दे पाऊंगा, वो मैं जरूर लाने की कोशिश कर रहा हूं। और आप बस इसका यूज कीजिए, अपने आंसर राइटिंग में ये इंक्लूड कीजिए, ताकि आपको ज्यादा ज्यादा मार्क्स मिले। चलिए ये तो हो गया ग्लोबल की हमने बात कर ली। अब इंडिया में देख लेते हैं कि इंडिया में डिफॉरेस्टेशन और डिग्रेडेशन सिनेरियो क्या है। तो देखिए 1990 से लेकर 2000 तक इंडिया सेकंड ऐसी कंट्री थी जिसने सबसे ज्यादा फॉरेस्ट अपना खोया है। ठीक है, ब्राजील सबसे पहला सबसे बड़ा कंट्री था, सबसे टॉप कंट्री था। सेकंड रैंक पे इंडिया थी जिसने इतने, है ना, 3,84,000 हेक्टेयर्स का फॉरेस्ट लॉस्ट किया। ठीक है, और इंडिया में अगर डिग्रेडेशन की बात करें, लैंड डिग्रेडेशन की बात करें, तो इंडिया का जो 32% ऑफ द लैंड है ना वो डिग्रेडेड है, और 25% जो है वो डिजर्टिफिकेशन से गुजर रही है। डिजर्टिफिकेशन का आपको पता है, डिजर्टिफिकेशन मतलब क्या, रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल कवर। तो डिजर्टिफिकेशन पे कन्वेंशन भी है, आप लोग आई होप आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, कन्वेंशन ऑन डिजर्टिफिकेशन, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डिजर्टिफिकेशन, यूएनसीसीडी जिसको शॉर्ट में कहते हैं।
तो यूएनसीसीडी इज द ओनली लीगली बाइंडिंग नेटवर्क। ये याद रखना कि ये जो है ना, ये लीगली बाइंडिंग नेटवर्क है, मतलब यहाँ पे आप ऐसा नहीं कि कुछ आप कर सकते हो, है ना, ये लीगली बाइंडिंग है। सेट अप टू एड्रेस डिजर्टिफिकेशन एंड द इफेक्ट्स ऑफ ड्राउट। यूएनसीसीडी दोस्तों जो है ना, वो 1994 में अडॉप्ट किया गया था और 1996 में ये फोर्स में आया। ठीक है, 1994 में अडॉप्ट किया गया था, 1996। दोस्तों मैं ये बता रहा हूं कि ये यूएनसीसीडी जो है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन है। इसको थोड़ा ना विकिपीडिया पे भी जाके आप लोग पढ़ लेना, है ना। इसके छोटे छोटे जो प्रोविजन है उससे क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि ये लीगली बाइंडिंग है। एनीथिंग विच इज लीगली बाइंडिंग कन्वेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। इसमें टोटल 197 पार्टीज हैं, जिसमें 196 पार्टी कंट्री पार्टीज हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन अलग से काउंट किया जाता है। और ये जो कन्वेंशन है, ये मेनली 3 प्रिंसिपल पे बेस्ड है: पार्टिसिपेशन, पार्टनरशिप और डिसेंट्रलाइजेशन। पार्टिसिपेशन, पार्टनरशिप और डिसेंट्रलाइजेशन। चलिए, ये तो बात हो गई डिजर्टिफिकेशन की। अब नेक्स्ट हम लोग न्यूज पे मूव करते हैं। नेक्स्ट न्यूज है वानुआतू अर्थक्वेक। वानुआतू एक जगह है, ठीक है, वेस्टर्न पैसिफिक में। वहां पे 17 दिसंबर को एक अर्थक्वेक आया जिसमें 14 लोगों की मृत्यु हो गई। और ये वानुआतू आप देख रहे हैं मैप, ठीक है, मैं मैप से दिखा, वेस्टर्न पैसिफिक में है। और इसका जो कैपिटल है वो है पोर्ट विला। पोर्ट विला कैपिटल है। अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अभी प्राइम मिनिस्टर जो है ना हमारे, वो वेस्टर्न पैसिफिक काफी ज्यादा जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने सुना होगा कि वहां गए थे, वहां पे पैर वैर पड़े थे बीएम के। तो इसलिए ये जानना जरूरी है कि कहीं एक एमसीक्यू में आ गया वानुआतू, है ना। चलिए, ये दोस्तों इंडिया से रिलेटेड था। इंडिया के डेट्स थे कि इंडिया के जो भी छोटे छोटे न्यूज़ थे वो सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये वाला न्यूज़ जरूर इंपॉर्टेंट है। अफ्रीकन स्वाइन फ्लू इन केरला। क्या हुआ है कि अभी दोस्तों कुछ दिन पहले ना केरला में स्वाइन फ्लू डिटेक्ट हुआ। जैसे हम लोगों ने बर्ड फ्लू देखा अभी, एवियन इन्फ्लुएंजा, उसी तरह से स्वाइन फीवर जो है वो डिटेक्ट हुआ केरला में। तो आइए देखते हैं कि ये क्या एक है। तो देखिए, अफ्रीकन स्वाइन फीवर जो है ना, जिसको एएसएफ कहते हैं शॉर्ट में, ये भी कंटेजियस वायरल डिजीज है जो डोमेस्टिक और वाइल्ड पिग्स में देखा गया। ठीक है, घरेलू और जो जंगली पिग्स होते हैं, सुअर होते हैं, उनमें ये पाया गया। ये बीमारी क्या है, इसका नाम अफ्रीकन स्वाइन फीवर। तो दोस्तों देखिए, ये ना ये रिलेटिवली नई बीमारी है और इंडिया में तो खासकर नया ही है। इंडिया में ये सबसे पहली बार अरुणाचल प्रदेश और असम में 2020 को, फरवरी मार्च के 2020 जिस साल ये कोविड आया था, उसी साल डिटेक्ट किया गया था, देखा गया था। अभी इसका अफ्रीकन स्वाइन फीवर के अगेंस्ट कोई इफेक्टिव वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। जैसे हमने देखा था कि इन्फ्लुएंजा जो था, एवियन इन्फ्लुएंजा जिसको बर्ड फ्लू कहते हैं, उसके अगेंस्ट तो था वैक्सीन, लेकिन इसके अगेंस्ट नहीं है। और ये एक नोटिफाइबल डिजीज है, मतलब अगर इसका आउटब्रेक कहीं भी देखने को मिलता है तो उसको इमीडिएटली रिपोर्ट करना होगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और दूसरे अथॉरिटीज को। तो अभी के लिए तो अफ्रीकन स्वाइन फीवर का इतना ही इंपॉर्टेंट है न्यूज। इसके अलावा यहाँ पे एक एडेड इंफॉर्मेशन मैंने ऐड किया है कि 20th लाइव स्टॉक सर्वे जो हुआ था, सेंसस हुआ था, उसमें ये पाया गया था कि इंडिया में पिग पॉपुलेशन कितना है, 9 मिलियन, और वर्ल्ड का कितना है, 91 मिलियन। मतलब आप मान के चलो कि 10% जो है ना, 10% इंडिया, वर्ल्ड का 10% पिग पॉपुलेशन इंडिया में एग्जिस्ट करता है। और जितने भी स्टेट हैं उसमें असम में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन देखा गया है। असम में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन देखा गया है पिग्स का। तो ये तो हो गया छोटे डाइजेस्ट न्यूज का दोस्तों। अब हम लोग थोड़ा जो बड़े चैप्टर्स में दिए गए थे ना, बड़े स्टोरीज में दिए गए थे, उसको थोड़ा डिटेल में थोड़ा देखते हैं। ठीक है, तो पहला जो स्टोरी आया था वो था कम्युनिटी रिसोर्सेज के बारे में। कम्युनिटी रिसोर्स आपको पता है ना, कम्युनिटी रिसोर्स मतलब कम्युनिटी कॉमन्स हो गया, जैसे पॉन्ड्स हो गए, है ना, पॉन्ड्स हो गए, सैक्रेड ग्रुप्स हो गए, सैक्रेड ग्रुप्स, फिर जहां पे चराते हैं, ग्रेजिंग ग्राउंड हो गए, ग्रेजिंग ग्राउंड्स हो गए। तो ये इन सबको हम लोग कहते हैं कम्युनिटी रिसोर्सेज या कॉमन्स। तो ये कॉमन्स एक सिग्निफिकेंट सोशल, आप कह सकते हैं कि सोसाइटी से जुड़ी हुई चीज है। और ये पेपर, हर पेपर में रिलेटेड है। मान लो पेपर 2, पेपर 1 है,
पेपर 1 में आपका सोसाइटी में आ गया, पेपर 2 में आपका, पेपर 2 में भी आ सकता है क्योंकि पेपर 2 में गवर्नेंस है, तो गवर्नेंस से रिलेटेड ये है। पेपर 3 में मान लो आप, पेपर 3 में भी आ सकता है, पेपर 3 में भी आ सकता है इकोनॉमी से रिलेटेड, है ना। तो ये सारी चीजें हैं जो इन्वायरमेंट से चीजें हैं, क्योंकि सैक्रेड ग्रुप्स है, तो हो सकता है फॉरेस्ट लॉ है, तो हो सकता है कि ये, इसलिए कॉमन्स जो है ना ये इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं कि क्या छापा है इस चैप्टर में, क्या दिया गया है। तो देखिए इसमें 2011 लैंडमार्क जजमेंट एक आया था, ठीक है, जिसको 2011 का जो लैंडमार्क जजमेंट है उसमें क्या हुआ था वो आपको याद है। उसमें यही हुआ था कि एक बंदा था पंजाब में, ठीक है, रोहगर जागीर विलेज जो था पटियाला डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, वहां पे एक बंदा था, ठीक है, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग उसका नाम जगमीर सिंह था। तो उन्होंने क्या किया था, जगपाल सिंह, सॉरी जगपाल सिंह था, उन्होंने क्या किया था 2003 में, 2003 की बात है कि उन्होंने एक अपना घर बनाने की कोशिश किया था विलेज पॉन्ड पे, मतलब कोई तालाब था गांव का, वो सूख गया होगा, उसमें पानी नहीं होगी, तो जगपाल सिंह ने ना वहां घर बनाने की कोशिश करी थी। तो फिर जो वहां के गांव के लोग हैं वो कोर्ट पहुंच गए थे और बड़ा बवाल खड़ा हुआ था। तो 2011 में इसका जजमेंट आया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भैया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये जो इलीगल ऑक्यूपेंट्स हैं ग्लोबल कॉमन्स का, ग्लोबल कॉमन्स के, इनको हटाओ, ठीक है। लेकिन ये 2011 का जो जजमेंट है इसको स्टेट लोग ना बड़े, मतलब बड़े आसान से बड़े कैजुअली लेते हैं, तो जिसकी वजह से कौन इफेक्ट होते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो कॉमन्स हैं वो किनको, कौन उस पर ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं, ज्यादातर होते हैं मार्जिनलाइज ग्रुप वाले लोग, ठीक है, ट्राइबल्स वगैरह, है ना, मार्जिनलाइज लोग ज्यादा उस पर डिपेंडेंट होते हैं। तो यही है कि यहाँ पे देखिए कुछ कुछ फैक्ट है, 15 से 25% जो इंडियाज टोटल लैंड कंप्राइजेस कॉमन्स, कम से कम हमारे देश का 25%, मतलब एक चौथाई भाग जो है वो कॉमन्स, उसमें इसी तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, सैक्रेड ग्रुप्स, हिल्स, है ना, पॉन्ड्स, ब्यूरियल ग्राउंड्स, ये सारी चीजें। तो अगर एक चौथाई पे अगर आप कब्जा कर ले इलीगल तो क्या ही बात है, ठीक है। और इस पे कब्जा करने से मार्जिनलाइज ग्रुप अफेक्ट होता है, इसलिए मैंने कहा था ना कि पेपर 1 में भी आप सोसाइटी पूछी जा सकती है, पेपर 2 में सोशल जस्टिस है, पेपर 2 में सोशल जस्टिस मेंशन है, तो ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हर्डल्स क्या है, देखिए सबसे पहला तो हर्डल्स है कि स्टेट जो है ना, स्टेट्स इसको अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं कर रही है, स्टेट जो है इसका इंप्लीमेंट नहीं कर रही है। बहुत से स्टेट्स के पास तो गाइडलाइंस ही नहीं है कि कैसे हटाना है, क्या करना है। कुछ स्टेट जैसे झारखंड जो है ना, इसको अपने एक्ट में, जैसे पंचायती राज एक्ट जो है, इंक्लूड प्रोविजंस फॉर मेंटेनिंग कम्युनिटी कॉमन्स, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो एग्जीक्यूशन है, वो वीक है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो यही है कि 21.35 के एक इसमें भी जगपाल सिंह के केसेस के बाद भी एक एनालिसिस किया गया जिसमें 1630 केसेस थे, जिसमें यह पाया गया कि केवल 22% केसेस ही ना वो इंक्रोचर्स को आइडेंटिफाई कर पाए। क्यों? क्योंकि ये मामला फिर उससे हो जाता है जातिवादी से, कि जो हायर क्लास के लोग होते हैं, जो हायर कास्ट के लोग होते हैं उनको कुछ नहीं करते, जो मार्जिनलाइज ग्रुप होते हैं, जो लोअर दलित होते हैं, उनको निकाल दिया जाता है, एविक्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे भी ये सोसाइटी का एक विडंबना ही कही है कि ये है, जिसमें देखिए विद ओवर 56% इन्वॉल्विंग शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और लैंडलेस कम्युनिटीज। मतलब यहाँ पे भी अब मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक बायसनेस है, ठीक है। तो यही चीज है। अब देखिए इसमें कंसीडर द राइट्स, जो ऑक्यूपेंट है वो अगर मार्जिनलाइज ग्रुप से हुआ तो उसको तुरंत हटा दिया जाता है, तो मतलब वो हर दोनों तरफ से पिस रहे हैं। अगर इसमें जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वो ऑक्यूपेंट करते हैं तो भी सफर कर रहे हैं, बिकॉज अल्टीमेटली उनका लाइफ तो इसी में डिपेंडेंट है ना, वो तो इसी पे डिपेंड कर रहे हैं क्योंकि वो लोग गरीब हैं, नोमैडिक और ट्राइबल पॉपुलेशन, ये सब। तो इसका सॉल्यूशन क्या निकला? इसका सॉल्यूशन है कि कुछ स्टेट्स ने कोशिश करा है, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश और असम, इन स्टेट्स ने क्या किया कि पब्लिक लैंड प्रोटेक्शन सेल एस्टैब्लिश किया है। इन सेल्स का क्या काम है
ये लोग सैक्रेड ग्रुप्स और ग्लोबल कॉमन्स को ऐसे सोशल कॉमन्स को ऐसे मैप करेंगे और उनको कम्युनिटी रिजर्व बना देंगे। ठीक है, कम्युनिटी रिजर्व दोस्तों कंजर्वेशन का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको इसको याद रखना, अभी मैं बता दूंगा कम्युनिटी रिजर्व्स होते क्या हैं। लेकिन ये क्या है कि ये भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि फिर एविक्शन के अगेंस्ट चले जाते हैं लोग कोर्ट में, तो ये भी ज्यादा हो नहीं सकता। हालांकि आप इसको लिख सकते हैं, इस पॉइंट को अपने मेंस के आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं। ठीक है, मेंस के आंसर राइटिंग में इसको आप लिख सकते हैं कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और असम ने पब्लिक लैंड प्रोटेक्शन सेल्स बनाए हैं, जिसका काम है मैप करना कॉमन्स को और उनको मतलब उनको सेफगार्ड देना। तो एक्सपर्ट्स का दोस्तों ये कहना है कि वन साइज फिट्स फॉर ऑल अप्रोच नहीं होगा, क्योंकि हर स्टेट अलग है, हर कम्युनिटी अलग है, और उनका जो उनके कॉमन्स के साथ रिलेशनशिप है वो भी यूनिक है। इसलिए वन साइज फिट्स फॉर ऑल वाली पॉलिसी नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, है ना। और इसके साथ ही इन कॉमन्स को बचाने के साथ ही एक चीज और करना चाहिए स्टेट्स को, वो है सोशल हायरार्की, इकोलॉजिकल डिपेंडेंसी और पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग को भी एड्रेस करना चाहिए। इनसे रिलेटेड भी चीजों को देखना चाहिए स्टेट को। तो दोस्तों अभी मैंने कम्युनिटी रिजर्व की बात की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए हैं। आइए इनको देख लेते हैं कि कम्युनिटी रिजर्व होता क्या है। तो कम्युनिटी रिजर्व ऐसे एरिया होते हैं जहां पे लोकल कम्युनिटीज वॉलंटियरली कंजर्व वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल रिसोर्सेज व्हाइल कंटिन्यूइंग द यूज देम सस्टेनेबली। मतलब क्या है कि कोई भी ऐसा जगह है जो वॉलंटियरली लोगों ने चूज किया है कि इसको हम लोग, यहाँ के जो वाइल्ड लाइफ है और यहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, ये दोनों को हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे वॉलंटियरली। कोई फोर्स नहीं कर रहा है उन्हें, मतलब स्टेट आके नहीं कह रही है कि भाई इसको हम लोग रिजर्व बना देते हैं, कम्युनिटी रिजर्व बना देते हैं, नहीं। आपके गांव में अगर कोई ऐसा एरिया है, मान लो कोई एक हिल है, तो आपके गांव के लोगों ने डिसाइड किया कि भैया इस हिल को ना, इस हिल को हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे, इसके चारों तरफ हम लोग वो लगा देंगे, मतलब बाड़ लगा देंगे, और यहाँ पे पत्थर वत्थर काटना, ये सब तोड़ना, ये सब मनाही कर देंगे। तो ये कम्युनिटी रिजर्व हो गया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना, इनकरेज कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, कम्युनिटी इन्वॉल्व होगी, और सस्टेनेबल लाइवलीहुड को प्रमोट करना। अब यहाँ पे देखो, मान लो अगर घास है तो आप गांव के लोग बकरी चरा सकते हैं, गाय चरा सकते हैं, उससे कमाई कर सकते हैं। एक सस्टेनेबल, एक तरह से इसका सस्टेनेबल लाइवलीहुड बनाना था, सस्टेनेबल तरीके से बायोडाइवर्सिटी का यूज करना। तो ये कम्युनिटी रिजर्व बनाया जा सकता है। तो सबसे पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक है क्या, ये वॉलंटियरली होना चाहिए, मतलब ये कम्युनिटी की तरफ से खुद आना चाहिए कि हम लोग बनाना चाहते हैं, सरकार कुछ नहीं बोलेगी। दूसरा है गवर्नेंस। ठीक है, दूसरा है गवर्नेंस कि इसको कम्युनिटी रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी, मतलब मैंने जैसे बोला ना कि गांव के लोग, तो गांव के लोग ही एक मैनेजमेंट कमेटी बनाती है जिसको कम्युनिटी रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी कहते हैं, वही इसका गवर्नेंस देखती है कि इसको कैसे हम लोग और स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तीसरा है सस्टेनेबल यूज। ठीक है, उसका हम लोग ट्रेडिशनल प्रैक्टिस जैसे ग्रेजिंग, माइनस फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्शन और लिमिटेड रिसोर्स वगैरह हम लोग यूज कर सकते हैं सस्टेनेबल तरीके से। और चौथा है लीगल प्रोटेक्शन। अब चूंकि ये कम्युनिटी से रिजर्व्ड है, ऐसा नहीं है कि इसका कोई लीगल इसका प्रोटेक्शन नहीं है, इसका लीगल प्रोटेक्शन दिया गया है। मतलब अगर इस पे आप कुछ वायलेट करते हैं तो आप पे लीगल एक्शन की जा सकती है एज पर द प्रोविजंस। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इसका दिया गया है, ये एक इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए कि आपको बताइए कम्युनिटी रिजर्व का प्रोविजन किस एक्ट में मिलता है, लीगल प्रोटेक्शन किस एक्ट के तहत दिया जाता है, तो आंसर होगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। आइए देखते हैं कि इसका क्या, किस तरह का प्रोटेक्शन मिलता है। तो एक सेक्शन है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, सेक्शन 36। तो सेक्शन 36 जो है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का कहती है कि कम्युनिटी रिजर्व एस्टेब्लिश किया जा सकता है। इसी तरह से फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 जो है वो भी कम्युनिटी राइट्स एक्सेप्ट करती है, किसके ऊपर, फॉरेस्ट रिसोर्सेज के ऊपर। कोई भी छोटा सा जंगल है उस पर उसकी जमीन जो है वो कम्युनिटी राइट्स दी जा सकती है। तो ये भी एक तरह से इंक्लूड कर रहा है ना। तीसरा, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इंश्योर रेगुलेशन ऑफ एक्टिविटीज इन इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स। वो भी एक तरह से आप कॉमन्स को ही रेगुलेट कर रहे हैं। चौथा है बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 इनकरेज बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन थ्रू बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज एट द लोकल लेवल। ये तो आपको पता है ना, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट एक्ट में है, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज है जो पंचायत लेवल पे बनती है और जो लोकल लेवल की बायोडाइवर्सिटी को देखती है। तो अगर आपको पूछा जाए कि भैया ग्लोबल कॉमन्स के लीगल प्रोटेक्शन वाला सिस्टम को बताओ, तो उसमें ये चीज आपको लिखना होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 कम्युनिटी रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी मैंने बताया। ठीक है, इसके अलावा जो गवर्नमेंट है वो फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस भी देती है, किसके थ्रू,
कैंपा के थ्रू, कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन फंड में जो पैसा आता है वो एलोकेट किया जा सकता है किसके लिए, कम्युनिटी रिजर्व्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, कम्युनिटी रिजर्व्स को चलाने के लिए। इसके अलावा ग्रीन इंडिया मिशन जो है गवर्नमेंट का, उसका भी यूज हम लोग इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कर सकते हैं। तो इन सब के अलावा पार्टिसिपेटरी कंजर्वेशन है, लोग एक दूसरे के साथ मिलके इसको प्रोटेक्ट करते हैं, कंजर्व करते हैं। तो ये एक तरह से पार्टिसिपेटरी कंजर्वेशन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और जैसे कि बताया कि लीगल इन्फोर्समेंट है, लीगल इन्फोर्समेंट है, मतलब अगर आप कुछ भी इलीगल एक्टिविटीज यहां करते हैं आपको उसके लिए पनिश किया जा सकता है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ऐसा दिया हुआ है। दूसरा कि अगर यहाँ पे कुछ भी होता है तो जुडिशियल भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आप फाइल कर सकते हैं, जिसके थ्रू जुडिशरी के थ्रू आप इस पे करवा सकते हैं इस पे काम। तो ये तो हुआ था दोस्तों पहला चैप्टर। अब हम दूसरे चैप्टर को देखते हैं जो है बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड। और बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड क्या है कि स्कोप फॉर रिडेम्पशन एड्रेसिंग बायोडाइवर्सिटी लॉस। इसमें दोस्तों कुछ नहीं है, इसमें दोस्तों एक ही चीज है कि अभी जो एक हमारा जो इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज IPBES है, उसने दो अभी रिपोर्ट लाया है। दो रिपोर्ट्स का नाम क्या है, नेक्सस असेसमेंट और ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज असेसमेंट। ये दो रिपोर्ट पब्लिश करा है किसने, IPBES ने, ठीक है। और इसमें कुछ इन्होंने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रखे हैं जिसको अभी हम लोग देखेंगे। नेक्सस असेसमेंट ने कहा कि भैया 5 की नेक्सस एलिमेंट्स है जिनको बायोडाइवर्सिटी के साथ लिंक करके कंजर्व करना चाहिए, ठीक है। और उसके लिए उन्होंने 70 स्ट्रेटजीज भी दी है। ये 5 क्या क्या है, बायोडाइवर्सिटी, वाटर, फूड, हेल्थ और क्लाइमेट। इन पांचों को क्लब करके हमें कंजर्वेशन की स्ट्रेटजीज बनानी चाहिए, और ऐसे ही 70 स्ट्रेटजीज उसने दिया है, ठीक है। दूसरा ये है ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज असेसमेंट। इसमें इन्होंने कहा कि द रिपोर्ट फोकसेस ऑन सिस्टमैटिक चेंज टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी टू एड्रेस इनडायरेक्ट ड्राइवर्स। इसने ये कहा कि भैया बायोडाइवर्सिटी हल्ला मत करो, ठीक है। हमें इनडायरेक्ट बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड जो डायरेक्ट चीजें हैं उसे तो करना ही पड़ेगा, इसके साथ साथ जो इनडायरेक्ट ड्राइवर्स हैं, इनडायरेक्ट ड्राइवर्स कौन कौन है, जैसे लैंड यूज चेंज, ओवर कंजप्शन और पॉपुलेशन ग्रोथ, इनको भी एड्रेस करना पड़ेगा, तब जाके हम बायोडाइवर्सिटी को अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों रिपोर्ट को याद रखना, हो सके प्रीलिम्स में आ जाए। एक है नेक्सस असेसमेंट और दूसरा है ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज असेसमेंट। नेक्सस असेसमेंट और ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज असेसमेंट, इसमें क्या किया है, इसमें इन्होंने बताया कि 5 है हमारा, जो बायोडाइवर्सिटी, लैंड, वाटर और एक और है, उनको क्लब करके प्रोटेक्ट कंजर्व करो। और इसमें ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज असेसमेंट में उन्होंने ये कहा है कि भैया डायरेक्ट ड्राइवर को तो हमें करना ही है एड्रेस, इनडायरेक्ट ड्राइवर्स को भी करना है, जैसे पॉपुलेशन, उसको आप प्रोटेक्ट नहीं करोगे, पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, कैसे बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करोगे, कॉस्ट भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों रिपोर्ट का इसमें बातें की गई है। दोस्तों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी दिया हुआ है, उनको मुझे लगता है कि आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, उन सब फैक्ट्स को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ताकि मेंस में जब आप इंट्रो देंगे ना तब ये सब यूज कर सकते हैं। जैसे अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट, ignoring nature's economic pressure has severe repercussion as over 50% of global GDP depends on nature. ग्लोबल जीडीपी का 50% से भी ज्यादा नेचर पे डिपेंड करता है। ये कितना अच्छा फैक्ट है, देखिए इसको आप ऐसे में भी यूज कर सकते हैं, ऐसे में भी यूज कर सकते हैं, और मेंस में भी यूज कर सकते हैं, मेंस के आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं। इट्स अ वेरी सॉलिड फैक्ट कि ग्लोबल जीडीपी का 50% से भी ज्यादा किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली नेचर पे, डायरेक्टली नेचर पे डिपेंड करता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हम लोग ओवरलुक करते हैं ऑफन। दोस्तों यहीं पे है, इसको आप देख लीजिएगा। यहां पे एक और इंपॉर्टेंट टर्म आया है जो है कन्मिंग मॉन्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। अब ये क्या होता है, आइए यहां देख लेते हैं। देखिए कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क जो है ना, ये एक तरह से ग्लोबल फ्रेमवर्क है जिसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है हॉल्ट एंड रिवर्स बायोडाइवर्सिटी लॉस बाय 2030, ठीक है। कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क एक ग्लोबल फ्रेमवर्क है जिसका ऑब्जेक्टिव है कि बायोडाइवर्सिटी लॉस को रोकना और रिवर्स करना, कब तक, 2030 तक। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद में रखना।
ये दिसंबर 2022 को हुआ है, जब 15th मीटिंग सीओपी मिली थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है, सीबीडी की, और इसलिए ये सीबीडी के अंदर है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2022 में। तो इसके अंडर है और इसका काम है क्या, इसका ऑब्जेक्टिव है कि बायोडाइवर्सिटी लॉस को रोकना और उसको रिवर्स करना 2030 तक। इसके अंदर 23 टारगेट दिए गए हैं टू बी मेड बाय 2030। इट एम्स ऑन 23 टारगेट्स जो कि 2030 तक मीट करना है। और ये बाइंडिंग नहीं है दोस्तों, एक चीज और याद रखना, ठीक है, दिस इज नॉट बाइंडिंग इन नेचर, ये बाइंडिंग नहीं है, सब स्टेट सब नेशंस अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे दो चीजों का भी मेंशन किया गया है, मुझे लगता है वो इंपॉर्टेंट है, याद रखना चाहिए आप लोगों को, ताकि आप मेंशन कर सकें। इसमें नेपाल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम जो 1996 में शुरू हुआ था, ठीक है, वो काफी सक्सेसफुल रहा है नेपाल में बायोडाइवर्सिटी लॉस को रोकने के लिए। और केनिया का नसालू नेशनल कंजर्वेंसी जो कि एक तरह से कम्युनिटी कंजर्वेंसी है, वहां के केनिया के 4 ट्राइब्स हैं, उन्होंने ये कंजर्वेंसी प्रोग्राम शुरू किया है। एक लोकल एरिया है, उसको लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल हेल्प उनको मिल रहा है, और ये काफी मीडिया में थोड़ा सा न्यूज में आ गया है और ये इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों याद रखिएगा, नोट्स में लिख लीजिएगा अपना, ठीक है, ताकि आप इसको मेंस के आंसर राइटिंग में इंक्लूड करवा पाओ। केनियाज नुसुलू नेशनल कंजर्वेंसी और नेपाल के फॉरेस्ट्री प्रोग्राम, ठीक है, इन दोनों का मेंशन जरूर कर दीजिएगा जब भी कम्युनिटी लेड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बात की जाए। और दोस्तों ऐसे ही यूनिक फैक्ट के लिए ना आपको नंबर मिलेंगे, टॉपर्स ऐसे ही बनते हैं, आपको इस तरह से जो चीजें है ना, ये जरूर इंक्लूड करना चाहिए अपने नोट्स में, ठीक है। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये तो बहुत ही बोल बच्चन वाली चीजें हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इक्विटी होना चाहिए, प्लूरलिज्म वगैरह, ठीक है। और इसमें दोस्तों एक और दिया गया है, स्पेन्स ओस मिनाराजो मरीन रिजर्व है, जहां पे भी इन्होंने बहुत फेनोमेनल काम किया है, वहां के जो कम्युनिटी है उन्होंने काफी अच्छा काम किया है, तो इसका भी मेंशन आप कर सकते हैं। तो ये दोनों आप लोग याद रखिएगा, ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज असेसमेंट और नेक्सस, ये 2 रिपोर्ट्स थे जो आईपीबीएस लाई है। और दोस्तों जो तीसरा चैप्टर है वो है ग्राउंड वाटर असेसमेंट ऑन इंडिया, ग्राउंड वाटर असेसमेंट इन इंडिया, देखते हैं। तो दोस्तों इसमें यही कहा गया है, ये जो स्टोरी छपी है डाउन टू अर्थ में, इसमें इसने यही कहा है कि भैया जो हम लोग ग्राउंड वाटर असेसमेंट कर रहे हैं, हमारी इंडियन गवर्नमेंट, वो ग्राउंड पेपर पे तो अच्छी लग रही है, लेकिन जो वो एक्चुअल स्थिति है, ग्राउंड रियलिटी है, वो नहीं। कैसे? उसमें 2-3 चीज, अभी सबसे पहले मैं कॉन्टेक्स्ट बता देता हूं। कॉन्टेक्स्ट ये है कि अभी बहुत तेजी से हमारा ग्राउंड वाटर डिप्लेट कर रहा था, ठीक है, जो 2013 में हॉल्ट हो गया। और ऐसा कहा गया कि एक्सट्रैक्शन एक रेशियो होता है, एनुअल ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन टू अवेलेबिलिटी, जो 62% है, ठीक है, 62% था 2013 में, वो 2023 में कहां तक आ गई, 59.26, और ऐसा कहा गया कि ये बिलो 70% होनी चाहिए, ठीक है, जो कि ऑब्वियसली कम हो रही है। और 73% असेसमेंट यूनिट्स जो हैं वो सेफ माने गए हैं। तो सेफ कौन से यूनिट माने जाएंगे, जिसके लिए रेशियो वैल्यू 70 से लेस हो, 70 से लेस हो, 70% से लेस हो, वो सेफ माने जाएंगे। तो हमारा अभी कितना है, 59.26। लेकिन जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि यार ये मेथोडोलॉजी जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं ना, ये बस पेपर पे दिखाने के लिए फॉलो कर रहे हैं, वो एक्चुअल में रियलिटी नहीं है। क्या कहा है, एक पढ़ लेते हैं हम लोग, कि इन्होंने कई सारी ट्विक्स किए हैं। वैसे ऑब्वियस सी बात है, इस गवर्नमेंट जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो ट्विक्स ही तो कर रही है, मतलब क्या ऐसा फाइनल कुछ तो हो नहीं रहा है ना, ट्विक्स ही कर रही है। खैर देखिए, तो क्या क्या हुआ है, कैसे ये चेंज हुआ है। तो देखिए, जो हमारा साइंटिफिक असेसमेंट है ग्राउंड वाटर का, वो 1979 में शुरू हुआ था, और फिर उसको 1997 में चेंज किया गया, 2015 में चेंज किया गया, और 2017 में चेंज किया गया था। क्या क्या चेंज किया गया था, देखिए बताते हैं। 1997 में यह कहा गया कि हम लोग ग्राउंड वाटर असेसमेंट के लिए हम लोग डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज पे फोकस करेंगे, मतलब जो रेनफॉल और सरफेस वाटर से रिप्लेनिश होती है। चलो ये तो अच्छा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर 2015 में, मतलब 2015 में यह कहा गया कि हम लोग ग्राउंड वाटर का जो असेसमेंट करेंगे, जो एस्टिमेट करेंगे, उसमें स्टैटिक इन स्टोरेज रिसोर्सेस
को भी, विद इन एक्विफर्स को भी हम लोग इंक्लूड करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये स्टैटिक इन स्टोरेज रिसोर्सेज क्या है? ये वो होता है कि मान लो ये ग्राउंड है, ठीक है, और ये एक्विफेयर्स है जहां पे पानी है। यहाँ पे कुछ ऐसी जगह चीजें होती हैं जहां पे पानी रहता है, लेकिन ये पानी ना, ये पानी रिचार्जेबल नहीं होता है। मतलब अगर बारिश हो भी रही है तो इसमें नहीं जाएगा ये पानी, ठीक है। ऐसे होता है जैसे मान लो फॉसिल, कोई मान लो यहाँ पे कोयला है, ठीक है, अब कोयला के बीच में यहाँ से थोड़ा सा पानी रह गया, तो इसमें इसमें कुछ ऐसा होता है कि पानी जो है ना, ये रिप्लेनिश नहीं होती, ये फिक्स्ड है। ऐसा मान लो कि एक बोतल में तुमने पानी रखा हुआ है, उसको हम लोग कहते हैं स्टैटिक इन स्टोरेज रिसोर्सेस। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, मान के चलो कोस्टल एरिया, जो पानी यहाँ पे मान लो कोस्टल है, समुद्र का पानी यहाँ घुस जा रहा, इसको भी हम लोग माना जाता है इन स्टोरेज रिसोर्सेस। तो 2015 में जो असेसमेंट पॉलिसी बनी उसमें कहा गया कि नहीं, ये भी हमारा ग्राउंड वाटर का पार्ट है। क्या ऐसा है क्या? मतलब सॉइल, जो समुद्र से जो पानी नीचे की ओर आ जाती है, उसका कहीं यूज होता है? उसका यूज ही नहीं होता है, कहीं भी यूज नहीं हो पाता है, ना ही उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, आइडियली ये नहीं होना चाहिए, लेकिन उसको भी इंक्लूड करना शुरू कर दिया गया, जिससे ऐसा लग रहा है कि नहीं हमारा तो बहुत ग्राउंड वाटर रिकवरी हो रही है, लेकिन ऐसा तो है नहीं। फिर 2017 में ये कहा गया, 2017 में ये कहा गया कि भैया हम लोग जो एस्टिमेट बनाएंगे ना, वो रीजनेबल एजम्पशन से बनाएंगे। वी डोंट नीड टू गो ऑन ग्राउंड फॉर वैलिडेशन। नाउ सी हाउ मच फ्लॉड पॉलिसी दिस इज, कि आप एस्टिमेट कर रहे हैं वो भी ग्राउंड वाटर जैसे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस का, और आप कह रहे हो कि मेरे को ग्राउंड में जाकर ऑन ग्राउंड वैलिडेशन नहीं करना है, हम लोग बस रीजनेबल एजम्पशन से काम चला लेंगे। तो इसीलिए एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये इज अ वेरी फ्लॉड मेथोडोलॉजी। ये जो है क्या है? फ्लॉड है। तो ये वही कह रहे हैं कि पूरे का सीन यही है। तो अभी रिफॉर्म की मांग की गई है कि ऐसा कुछ मेथोडोलॉजी लाएं कि जो जो हो एक्सपर्ट रिकमेंडेड, रीस्टेटिंग ऑन ग्राउंड वेरिफिकेशन एंड रिवाइजिंग द मेथोडोलॉजी टू रिफ्लेक्ट एक्चुअल रिकवरी रेट, कि कितना ग्राउंड वाटर हमारे यूज करने के बाद बच रहा है। तो इसलिए यही न्यूज था, ये जानना इंपॉर्टेंट है। सो आई एक्सप्लेन यू दिस स्टोरी। अब हम लोग देख लेते हैं कि ग्राउंड वाटर सिनेरियो इंडिया में है क्या, ठीक है। ग्राउंड वाटर आपको तो पता ही है कि ग्राउंड वाटर इज द वाटर दैट सिप्स रॉक्स एंड सॉइल एंड स्टोर्ड बिलो द ग्राउंड, ठीक है। और ये एक्विफर्स में जाके जमा हो जाता है, जिन चट्टानों में या जिन जगह पे जाके जमा होता है, उसको हम लोग एक्विफर्स कहते हैं। एक्विफर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक्विफर्स किससे बना हुआ होता है? ग्रेवल, ठीक है, सैंड, सैंडस्टोन और लाइमस्टोन, इन चारों चीजों से एक्विफर्स बना हुआ होता है। और जो ये असेसमेंट करती है, ठीक है, जो बॉडी, गवर्नमेंट बॉडी असेसमेंट करती है, उसका नाम है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। इज रिस्पॉन्सिबल फॉर असेसिंग एंड मैनेजिंग ग्राउंड वाटर रिसोर्सेस। दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये इमेज है, ये मैंने इसलिए लगाया ताकि मैं एक्सप्लेन कर पाऊं। देखिए ये हो गया लैंड सरफेस, ये हो गया अनसैचुरेटेड जोन, मतलब यहाँ पे पानी आता है, और ये अनसैचुरेटेड जोन है, ये पूरी तरह से सैचुरेटेड जोन नहीं है। और ये है सरफेस वाटर। अनसैचुरेटेड जोन के नीचे, ठीक है, सैचुरेटेड जोन, मतलब यही ग्राउंड वाटर है एक तरह से देखा जाए, ठीक है। यहाँ पे अगर आप पाइप खुदाई करेंगे और यहाँ तक अगर पाइप आपका ले आया, तो आपको पानी मिलता रहेगा, ठीक है। और उसके ठीक नीचे ये चट्टान है, और इस चट्टान में जहां जहां क्रैक्स है वहां वहां पानी घुस जाता है। तो बहुत बारी क्या होता है कि जैसे मान लो यहाँ पे घुसा हुआ, वही मैं कह रहा था कि यहाँ पे घुसा हुआ, अब बहुत बारी होता है कि वो बंद हो जाता है, वहां तक फिर पानी फंस के रह जाता है, उसी को इनस्टैटिक वाटर, इनस्टैटिक वाटर कहते हैं, वाटर स्टोरेज, जिसको 2015 में शामिल कर लिया गया कि वो भी हमारा ग्राउंड वाटर है। लेकिन क्या इसको एक्सट्रैक्ट कैसे करोगे? एक्सट्रैक्ट करोगे तो फिर वो रिप्लेनिश कहां से होगा? तो नहीं होगा, ठीक है। बाकी तो ये देख लिया हमने, सेंट्रल वाटर ग्राउंड वाटर बोर्ड जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स के थ्रू नेटवर्क ऑफ ऑब्जर्वेशन वेल्स बनाती है, और वहां से वो सैंपल इकट्ठा करती है और फिर बताती है कि हाँ कितना पानी हमारा बचा हुआ है। तो दोस्तों हमारा जो मेजर सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर रिचार्ज है वो रेनफॉल है। रेनफॉल से 55%, इट कंट्रीब्यूट्स अबाउट 55% ऑफ द टोटल एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज। 55% हमारा जो रिचार्ज होता है वो एनुअल रेनफॉल से होता है। अभी जितना हम लोग एनुअल ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करते हैं उसका है अमाउंट 239.6 BCM, ठीक है, 240 मान लो,
240 BCM हम लोग ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करते हैं एनुअली। और जो ग्राउंड वाटर है उसका सबसे बड़ा कंज्यूमर है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर यूज होता है। ऑलमोस्ट 87% ऑफ द टोटल ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट होता है किसके लिए? 87%। नाउ इट्स वेरी ओवरवेलमिंग फिगर। अगर आप एग्रीकल्चर में इतना ज्यादा यूज करेंगे तो ये तो बेवकूफी है। मतलब प्राइमरी है ये एक्टिविटी, और इसमें आप 87% अपना सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस का यूज कर रहे हो। तो ये याद रखना, ये हो सकता है यूपीएससी प्रीलिम्स में बहुत बारी ये इसको मिला दे, ये ऐसा स्टेटमेंट दे दे, ठीक है। और फॉलोड बाय डोमेस्टिक यूज। डोमेस्टिक यूज सेकंड है, और जो 9%, 87 और 9% कितना हो गया? 96। और रेस्ट जो 4% है इंडस्ट्रियल यूज के लिए होता है। तो एक नंबर पे है एग्रीकल्चर, दूसरे नंबर पे है डोमेस्टिक, और तीसरे नंबर पे है इंडस्ट्रियल यूज ग्राउंड वाटर का। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि नियरली 50% ऑफ अर्बन वाटर रिक्वायरमेंट और 85% ऑफ रूरल डोमेस्टिक वाटर रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल्ड बाय ग्राउंड वाटर। तो रूरल का 85% और अर्बन का 50% जो रिक्वायरमेंट है, वाटर रिक्वायरमेंट है, वो किससे फुलफिल हो रहा है? ग्राउंड वाटर से फुलफिल हो रहा है। इसलिए ग्राउंड वाटर इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यहाँ पे एक और मैंने इमेज लगाया है, इसको आप देख पा रहे होंगे कि देखिए कैसे ग्राउंड वाटर का ना एक्सट्रैक्शन बढ़ा है, ठीक है। ये मान के चलो यहाँ पे इंडिपेंडेंस के बाद से है, ठीक है। ये देखो कैसे 1980s में क्रॉसओवर हुआ और 1980 के बाद से ये कंस्टेंटली बढ़ता चला है। और जो सरफेस वाटर है उसका किस तरह से कमता गया। 1980s के बाद ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट था, इसके बाद दोनों बढ़ता गया, ठीक है। यूटिलाइजेशन जो है फॉर इरिगेशन, ओनली फॉर इरिगेशन के लिए है ये याद रखिए, इरिगेशन के लिए, ओवरऑल यूज के लिए नहीं है। अच्छी तरह से ट्यूबवेल इंक्रीजिंग बीइंग द मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन, ये देखिए, है ना। ट्यूबवेल का देखिए किस्सा 1961 के बाद सीधा ये बढ़ा है एकदम इस लेवल पे, ठीक है। तो ये दोनों जो है ऐसे अगर आप ग्राफ बना देंगे मेंस के आंसर राइटिंग में तो आपको एक अलग लेवल का ही नंबर मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे हमने बताया था कि सेंट्रल ग्राउंड बोर्ड जो है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड जो है, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? वो असेसमेंट करने के लिए, ग्राउंड वाटर के असेसमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल पार्टी है, ठीक है। जिसको 1970 में बनाया गया था, किसके द्वारा? मिनिस्ट्री के द्वारा बनाया गया था। जो पहले एक ऑर्गेनाइजेशन थी एक्सप्लोरेटरी ट्यूबवेल ऑर्गेनाइजेशन, इसी को रीनेम करके सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड बना दिया गया। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है फरीदाबाद। ये दूसरे एग्जाम से पूछा जा सकता है सीआरपीएफ वगैरह में, इसका कहाँ है हेडक्वार्टर, ठीक है। इसके अलावा ये सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी की भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको भी डिस्चार्ज कर रही है। और इसमें टोटल 6 मेंबर होते हैं, एक चेयरमैन और 5 मेंबर्स। तो ये 6 मेंबर्स वाली एक बॉडी है, ठीक है, ये याद रखना। और दोस्तों इतने ही न्यूज जो हैं वो डाउन टू अर्थ में छपे थे। अब इससे जुड़े कुछ 5 मैंने एमसीक्यूज बनाए हैं, उसको भी देख लेते हैं।